सच सबसे पहले सबसे तेज। आज के भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल प्रदेश के प्रदेश कार्य समिति बैठक में उपस्थित हमारे बहुत ही जुझारू और कर्मशील और संवेदनशील अध्यक्ष सम्माननीय दिलीप घोष जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में सम्माननीय शुभेंदु अधिकारी जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव श्री अनुपम हाजरा जी, यहाँ मेरे साथ दिल्ली में इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय महामंत्री सम्माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री और हमारे वरिष्ठ सहयोगी बाबुल सुप्रियो जी, हमारी भारत सरकार में मंत्री बहन देवोश्री बनर्जी जी, हमारे बहुत ही जुझारू और युवा सांसद श्री निशित प्रामाणिक जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव और बंगाल प्रदेश के सहप्रभारी सहपर्यवेक्षक श्री अरविंद मेनन जी, अमित मालवीय जी, हमारे सहपर्यवेक्षक पश्चिम बंगाल के राहुल सिन्हा जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मेरे युवा साथी, और हमारे हमारे प्रदेश संगठन मंत्री अमिताभ चक्रवर्ती जी, हमारे सभी वरिष्ठ सहयोगीगण और हमारे इस कार्य समिति के कार्यक्रम में उपस्थित सभी विधायकगण, जिला के अध्यक्षगण, कार्य समिति के सदस्यगण और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक में समापन समारोह में आप सबके साथ मिलने का, आप सबकी बातों को जहां थोड़ा सुना भी हमने, वहां आप सबके साथ कुछ विषयों के बारे में आत्मसात करने का सौभाग्य मिला है। जब मैं पश्चिम बंगाल की बात करता हूं तो आध्यात्मिक दृष्टि से दक्षिणेश्वर काली मंदिर को नमन करता हूं, और वहीं हमारे जो आध्यात्मिक दृष्टि से जिनको हम सब लोग जानते हैं, सम्मानीय संत रामकृष्ण परमहंस जी को, उनको भी मैं नमन करता हूं। जब मैं संस्कृति की बात बंगाल की करूं तो चैतन्य महाप्रभु और स्वामी विवेकानंद को जहां हम याद करते हैं, वहीं मैं उनको नमन भी करता हूं। जहां हम साहित्य की बात करें तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चटर्जी जी को भी हम सब लोग याद करते हैं। अगर हम आज़ादी की लड़ाई की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस जी को और हमारे श्री अरबिंदो जी को, इनको भी हम नमन करते हैं। और जब हम वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो बंगाल के महान सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को भी हम नमन करते हैं। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, हम सब जानते हैं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते जब हम नेशनल डॉक्टर्स डे मनाते हैं तो हम बिधान चंद्र रॉय को भी याद करते हैं, जो बंगाल के सपूत थे और जिन्होंने नहीं सिर्फ राजनेता के नाम पर बल्कि चिकित्सा जगत में भी दुनिया में अपना नाम बनाया, और डॉक्टर्स डे के रूप में डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय डे मनाया जाता है। मित्रों, अभी अभी चुनाव संपन्न हुए हैं और बंगाल ने भारतीय जनता पार्टी और कमल के निशान को खिलाने में एक बहुत छोटी अवधि में एक लंबी यात्रा की है। इन ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम बीजेपी हैज कवर्ड इन वेस्ट बंगाल अ लॉन्ग डिस्टेंस। और ये सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप याद करिए 2014 को, जब हम 2 लोकसभा के चुनाव जीत करके आए थे, बाबुल सुप्रियो और सुरजीत सिंह SS अहलुवालिया जी, 2 सीट्स, और हमें 18% वोट मिले थे उस समय 2014 में।
2016 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में सिर्फ 3 सीटें मिली थी और हमारा वोट एवरेज 10.16% था। और अगर हम 2019 को याद करें तो हमारे को 40.25% वोट मिला और 42 में से 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गईं और लगभग हमको 2.30 करोड़ वोट आए थे। और जब हम विधानसभा के चुनाव की बात करें तो हमारा वोट प्रतिशत 38.1% रहा और 2 करोड़, सवा 2 करोड़, 2.27 करोड़ वोट भारतीय जनता पार्टी को आए और 3 से छलांग लगाकर हम 77 पर जाकर के पहुंचे। 77 सीट्स भारतीय जनता पार्टी ने जीती। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। एक लंबी छलांग भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है। और तो और कोई मैदान में नहीं रह गया। सामने टीएमसी और लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी। 3 दशक तक रहने वाली सीपीएम समाप्त हो गई। 2.5 दशक तक रहने वाली कांग्रेस पार्टी समाप्त हो गई और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही विपक्ष के रूप में बनकर के आई है। मैं मानता हूं कि ये लड़ाई लंबी है, लेकिन अगर इतने छोटे काल में इतनी लंबी लड़ाई हमने लड़ी है तो अगले 5 साल में मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई को लड़ने में एक लंबी छलांग लगा करके अगली बार यह सरकार में बैठी हुई पार्टी बनेगी। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और फिर मैं कह रहा हूं, कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, यह अतिशयोक्ति नहीं है, इसको हम पूरा करेंगे। मित्रों, हम सब जानते हैं कि टीएमसी ने ना अपनी विजय मनाई और विजय मनाने से पहले ही विध्वंस की राजनीति शुरू कर दी। जिस तरीके से उन्होंने पॉलिटिकल वायलेंस किया वो हम सबको मालूम है। चुनाव केरला में भी हुए थे, चुनाव पुडुचेरी में भी हुए, चुनाव तमिलनाडु में भी हुए, चुनाव आपके प्रदेश के पड़ोस में असम में भी हुए। कहीं भी चुनाव के बाद वायलेंस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहां टीएमसी नहीं थी। लेकिन जहां टीएमसी थी वहां चुनाव में वायलेंस हुआ और आप सबको मालूम है। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। हमारे यहां लगभग 1298 पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, जिस पर एफआईआर लॉन्च हुई है, ऐसे हमारे यहां अटैक हुआ है। लगभग 1399 प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय किया गया है, उनकी संपत्तियां उजाड़ी गई हैं। 676 इंसिडेंट लूटिंग की हुई है, लूट मचाई है और लगभग 108 परिवारों को थ्रेट की धमकी दी गई है। यह हम सब लोग जानते हैं। कमीशन ने कंप्लेंट जो दर्ज की है उनमें 2067 केसेस उसमें दर्ज हुए हैं कमीशन के अंदर। ह्यूमन राइट्स कमीशन में 254 केस दर्ज हुए, एससी कमीशन में 1769 केस दर्ज हुए, एसटी कमीशन में 25 केसेस दर्ज हुए हैं, वुमेन कमीशन में 19 केसेस दर्ज हुए हैं और 5650 केस एफआईआर जनरल पुलिस कंप्लेंट में उसको दर्ज हुआ है। यह हम सब लोगों के ध्यान में है। आराम बाग का कार्यालय और बिष्णुपुर के कार्यालय को जला दिया गया। यह सब वायलेंस तब हुआ जब पश्चिम बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री रही है और सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं पर हुआ है। इस बात को हमको समझना चाहिए और इसको उजागर करना चाहिए कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते अगर पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, if the women are not safe, which type of Raj we are going to give to the Pashchim Bengal, to West Bengal by TMC government, that we have to understand. आज ही हमारे पोस्ट वायलेंस प्रोब पर जो फैक्ट फाइंडिंग कमिटी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तरफ से गई थी, जिसके कमेटी के सदस्य जस्टिस प्रमोद कोहली जो सिक्किम के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, आनंद बोस जो केरला के फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, मदन गोपाल जो फॉर्मर एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ कर्नाटका रहे हैं, निसार चंद अहमद जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएसआई रहे हैं और निर्मल कौर फॉर्मर डीजीपी झारखंड। इनकी समिति हाई पावर्ड कमिटी फॉर पोस्ट वायलेंस प्रोब, इसकी फैक्ट फाइंडिंग कमिटी के लिए जो रिपोर्ट आई है वो आज ही उसको
गृह राज्य मंत्री के सामने रखा गया है। जो जानकारियां मुझे मीडिया से मिल रही हैं, वो जानकारियां ये बताती हैं कि इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने ये पाया है कि वायलेंस अंडर द वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी इन बंगाल, यानी वायलेंस जो हुआ है वो वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी के तहत हुआ है। क्रिमिनल्स वर इन्वॉल्व्ड इन द वायलेंस अलोंग विथ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, यानी क्रिमिनल्स, षड्यंत्रकारी जो क्रिमिनल्स थे वह राजनीतिक दल के साथ मिलकर के इस काम को उन्होंने किया है। जिन लोगों ने, जो लोग उनके विरोधी थे उनको मारा गया, वुमेन का रेप हुआ है, हाउसेस डिमोलिश किए गए हैं, विक्टिम्स को प्रिवेंट किया गया है फ्रॉम गोइंग टू द पुलिस स्टेशन, और फाइन्स वर इम्पोज्ड, उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया कि तुम भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों गए हो, इसके लिए जुर्माना लगाया गया। यह हमने बंगाल में देखा है। इसके साथ साथ पुलिस रिमेन्ड एज म्यूट स्पेक्टेटर, बंगाल की पुलिस मूक दर्शक रही है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती है जो हमको देखने को मिला है। आधार कार्ड और राशन कार्ड जिन लोगों ने विरोध में काम किया उनसे छीने गए हैं। बंगाल वायलेंस में फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन का फेलियर है, यह हाई पावर्ड कमिटी कहती है। और एससी, एसटी, विमेन एंड वीकर सोसाइटीज वर टारगेटेड। हमारे दलित भाई, हमारे ट्राइबल भाई, हमारे कमजोर सेक्शन के सोसाइटी, हमारे कमजोर वर्ग के लोग, और साथ में हमारे जो महिलाएं थी उनको इसमें टारगेट किया गया है। यह बात भी हमको समझनी चाहिए। यह रिपोर्ट मेरी नहीं है, यह रिपोर्ट मेरी कोई मन भगड़ंत की बातें नहीं है। यह रिपोर्ट हाई पावर्ड कमिटी जो प्रोब करने गई थी उसने आज ही गृह राज्य मंत्री को यह सौंपी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, हम लोगों को अकेले लड़ने की आदत है। मैं इस समय यह नहीं पूछने वाला हूं कि कहां चले गए सारे देश के विरोधी दल। अगर कोई घटना बीजेपी शासित राज्य में हो जाती है तो तूफान खड़ा कर देते हैं, सारे एक दल एक आवाज से लग जाते हैं। कहां हैं वो सो कॉल्ड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट? मुझे उनसे कोई आशा नहीं है, लेकिन ये स्यूडो ह्यूमन एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, इनको भी बेनकाब करना हमारी जिम्मेवारी और हम करके रहेंगे, ये हम बताना चाहते हैं। कहां चले गए वो दलित के खिलाफ लड़ने वाले लोग? वो कहां चली गई वो राजनीतिक दल जो विमेन और दलित के बारे में लड़ाई लड़ने के लिए अग्रसर रहते हैं? वो कहीं बीजेपी शासित राज्य में कोई घटना दुर्भाग्यवश हो जाए उसका हम समर्थन नहीं करते, लेकिन तुरंत ऐसे चिल्लाते हैं जैसे ये बहुत बड़ा अन्याय सिर्फ बीजेपी राज्य में हो रहा है। लेकिन बंगाल में टारगेट किया जाता है महिलाओं को, मुख्यमंत्री महिला है, टारगेट किया जाता है दलित्स को, टारगेट किया जाता है ट्राइबल्स को, टारगेट किया जाता है हमारे वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को, कमजोर वर्ग के लोगों को। तब इनकी आवाज नहीं निकलती, गले में जान समाप्त हो जाती है। मित्रों, ये स्यूडो सेक्युलरिस्टों को भी और ये स्यूडो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को भी बेनकाब करना ये हमारी जिम्मेवारी होगी। इनसे हम कोई आशा नहीं रखते, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और बीजेपी इस मानसिकता को क्रश करेगी इन ए डेमोक्रेटिक वे। मैं आज सुबह सुबह पार्लियामेंट के वक्तव्य को पढ़ रहा था और मुझे उसमें पढ़ने को मिला कि शायद ये 51-52 की बात थी। जवाहरलाल नेहरू जी ने, उस समय हमारे 3 सांसद होते थे जनसंघ के, और हमारे जो टोटल ऑपोजिशन था जिसकी संख्या बड़ी थी, उसके चेयरपर्सन थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बंगाल के सपूत। और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से जिरह की। ही क्वेश्चन्ड ऑन मेनी इंपॉर्टेंट इश्यूज। और उस समय जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, आई विल क्रश जनसंघ, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बंगाल के ही सपूत, ने यह कहा था, आई विल क्रश दिस क्रशिंग मेंटालिटी। इस बात को उन्होंने कहा था कि मैं इसको क्रश कर दूंगा, इस मेंटालिटी को।
उसके बाद समय बदला, कांग्रेस ने क्रशिंग डिफीट नॉट वंस मेनी टाइम्स देखी और आज भी क्रशिंग डिफीट के साथ खड़ी है। ममता जी, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, टाइम इज गोइंग टू कम where in a democratic way we will crush the mentality which you are going forward with and you are advocating at this point of time, and we will do it in a democratic way. Remember this, भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाली नहीं है, लड़ने वाली है, जमीन पर लड़ने वाली है। और मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा, हमने सीपीएम से लड़ाई लड़ी है, हमने उन तमाम लोगों से लड़ाई ली है जिन्होंने हिंसा का साथ लिया है। ये याद रखिएगा कि इन सारी लड़ाइयों में प्रजातांत्रिक तरीके से जीतते हुए आगे बढ़ी है, तो पहले दिया का निशान और बाद में कमल का निशान खिलता हुआ आगे आया है। इस बात को समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी आगे बढ़ेगी और इसलिए ये लड़ाई लंबी हो सकती है, लेकिन अगर हम 2014 से लेकर 2020 और 21 तक इस लड़ाई में इतनी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, तो 2026 में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का परचम वेस्ट बंगाल में फहराएगा। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं ममता जी के स्वभाव के बारे में क्या चर्चा करूं? भ्रष्टाचार, टीएमसी और ममता ये पर्यायवाची है। करप्शन, दाय नेम इज ममता, टीएमसी दाय नेम इज करप्शन। ये पर्यायवाची हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां टीएमसी होगी, जहां ममता जी होंगी, वहां अराजकता होगी, वहां भ्रष्टाचार होगा। इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। और इसीलिए आप देखिए, अगर अम्फान आता है तो की देबो, जो कुछ देबो आमी खाबो, सब खाने के लिए। भ्रष्टाचार, आप बताओ तिरपाल की चोरी हुई थी कि नहीं हुई थी? आप बताइए चौल चोरी हुई कि नहीं हुई? आप बताइए कि हर तरीके की चोरी की गई कि नहीं गई? और आपको मालूम है कि नहीं, जब सीएजी की रिपोर्ट में यह कहा गया कि हाई कोर्ट सीएजी से इसका ऑडिट कराए, तो ममता जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। मतलब चोरों को सुरक्षा देना और कवच पहनाने का काम किसका? तो ममता जी का। यह ठीक है, आप चुनाव में जीत गई, लेकिन यह भी ठीक है कि दूसरी पार्टी उभर करके आई है, तो वह भारतीय जनता पार्टी है और विपक्ष की भूमिका हमको मिली है। हम विपक्ष करके दिखाएंगे, यह हम आपको बताना चाहते हैं। मित्रों, हम सब जानते हैं, अगर पॉलिटिकल वायलेंस की बात करें तो हमारे को ध्यान में आता है कि हर तरीके से ममता जी ने उसको प्रश्रय दिया है। यह भी हमको ध्यान में आता है। 21,000 कंप्लेंट्स आई हैं अम्फान में, और वो मोस्टली तृणमूल के ग्रास रूट वर्कर्स की कंप्लेंट है। 2100 और उसी तरीके से आपको मालूम है, जब सारा देश अम्फान से, कोरोना से लड़ रहा था, ये मिसमैनेजमेंट की मैं बात सुनाना चाहता हूं। जब सारा देश कोरोना से लड़ रहा था और जब हम बंगाल के श्रमिक भाइयों को बंगाल पहुंचाने के लिए मोदी जी ट्रेन चला रहे थे, तो ममता जी ने इस ट्रेन को कोरोना एक्सप्रेस कहा था। ये देखो बंगाल का दर्द, नेता का दर्द बंगाल के लोगों के प्रति। ये ठीक है, आप चुनाव जीत गई, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती, और सच्चाई हम छुपने भी नहीं देंगे। हम पहुंचा कर रहेंगे बंगाल की जनता और दिलो दिमाग में। इस बात को हमको समझना चाहिए। आप देखिए, उसी तरीके से हमारा कोरोना आया, प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के मैनेजमेंट को किस बखूबी निभाया और दुनिया में ये स्थापित कर दिया कि हम हेल्थ इश्यूज के साथ साथ इकोनॉमिक इश्यूज को भी एड्रेस करते हैं। लेकिन आपने क्या किया? अंडर रिपोर्टिंग, फजिंग विद द रिपोर्ट्स, मिसमैनेजमेंट। सेंटर से टीम गई तो उसको घूमने नहीं दिया। जो डेड बॉडीज आई कोरोना की, उस पर रजिस्टर नहीं होने दिया। इस तरीके से आपने बंगाल के लोगों के सुरक्षा के बजाय उनको आपने एक तरीके से मौत के सामने धकेल दिया। ये ठीक है, समय आपका हो सकता है, लेकिन इन बातों को हम लोग बंगाल की जनता को भूलने नहीं देंगे कि किस तरीके से नेता ने उस समय बिहेव किया है। और जहां तक ऑक्सीजन के सवाल आया, तो प्रधानमंत्री जी ने, आपको मालूम है, फर्टिलाइजर फैक्ट्री को लगा के, स्टील फैक्ट्री को लगा करके, पेट्रोलियम फैक्ट्री को लगा करके, जहां हमारी ऑक्सीजन बनाने की कैपेसिटी 900 मेट्रिक टन थी, एक हफ्ते के अंदर उसको 9,000 मेट्रिक टन तक पहुंचा दिया। इस बात को हमको समझना चाहिए। और उसी तरीके से इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हर तरीके के संभव उपाय किए गए, जल से, थल से और नभ से, आकाश से, थल से और नभ से,
तीनों से ऑक्सीजन को 1 सप्ताह के अंदर ज़रूरतमंद तक पहुंचाने की काम किया। 900 मेट्रिक टन को 9000 मेट्रिक टन पहुंचाया। हमारे ऑक्सीजन टैंकर्स को 1681 कर दिया। हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर जो 4 लाख थे उसको 1 सप्ताह में 11 लाख तक पहुंचा दिया। और हमारे क्रायोजेनिक टैंक्स जो थे वो 609 से 901 कर दिया। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं सभी विधायकों से निवेदन करूंगा और मैं सभी सांसदों से निवेदन करूंगा, प्रधानमंत्री जी ने हमारे पीएसए प्लांट्स, ऑक्सीजन के प्लांट्स, हर जिले को एक एक ऑक्सीजन प्लांट जिला अस्पताल में दिया है। ये जुलाई महीने में लगने वाला है। ये प्रधानमंत्री के केयर फंड से आया है, पीएम केयर फंड से। ये ठीक है, मुझे मालूम है कि वहां ममता जी अपनी तस्वीर चिपकाएंगी, जितना चिपकाना है चिपका लो, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमारे सांसद और विधायक जा करके देखें कि यह इसमें कोई घोटाला नहीं होना चाहिए, ममता का घोटाला नहीं होना चाहिए। पीएसए प्लांट लगे, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया गया हमारा है, उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। वैक्सीनेशन, ममता जी ने वैक्सीनेशन पर क्या क्या स्टेटमेंट दिए। पहले वैक्सीनेशन पर यह कहा कि ये कितना सफल होगा मालूम नहीं, फिर उसके बाद कहा कि हम खुद खरीदेंगे, फिर कहा हमको मुफ्त दो। अरे ममता जी, आप घबराती क्यों हैं? ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाला प्रधान सेवक के द्वारा ये देश चल रहा है। सबको मुफ्त वैक्सीन देने का निर्णय प्रधानमंत्री जी ने किया है और 21 जून से ये कार्यक्रम शुरू हो गया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। लेकिन मुझे यह भी बताना है कि पहले 2 कंपनियां बनाती थी, अब 13 कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं और यही साल के अंत तक आते आते 19 कंपनियां बनाएंगी। और इस वैक्सीन में लगभग हमारे यहाँ कोविशील्ड जो है वो 50 करोड़ बनेगी दिसंबर तक, कोवैक्सीन जो है वो 40 करोड़ बनेगी, कॉर्बेवैक्स है वो 30 करोड़ बनेगी, जायडस की कैडिला है 5 करोड़ बनेगी और स्पुतनिक 10 करोड़ बनेगी। इसलिए टोटल 135 करोड़ दिसंबर महीने तक वैक्सीन हो जाएगी। और यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा वैक्सीन का कार्यक्रम वर्ल्ड का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम। हमने अमेरिका को पिछाड़ दिया है। हम 32 करोड़ 36 लाख पहुंच गए। अमेरिका 32 करोड़ 33 लाख पर खड़ा है। हमने ओवरटेक कर लिया अमेरिका को। जर्मनी, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, इनसे हम आगे निकल चुके हैं। इनके लक्ष्य भी छोटे थे, हमारे लक्ष्य भी बड़े हैं। 130 करोड़ की जनता को लगाना है। बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता से मैं बोलूँगा और विधायकों से बोलूँगा, नीचे जा कर के लोगों को इसमें जोड़ने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऑल टाइम लो अगर वैक्सीनेशन हो रहा है तो वो पश्चिम बंगाल में हो रहा है। पहले रिफ्यूज़ किया और फिर क्रेडिट लेने की कोशिश की है वैक्सीन में, यह भी हम जानते हैं। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहीं वैक्सीनेशन में घोटाला नहीं हुआ। ऐटा घोटाला होए तो पश्चिम बंगाल होए। घोटाला अगर वैक्सीन में भी हुआ है तो पश्चिम बंगाल में हुआ। और कैसे हुआ कि ये इनकी मिमी चक्रवर्ती को ही फॉल्स वैक्सीनेशन लगा दिया, फेक वैक्सीनेशन लगा दिया। अरे भैया, रोपो पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए? भ्रष्टाचारियों का साथ दोगे तो सांसदों को भी जाली इंजेक्शन ही लगेगा और वैक्सीनेशन जाली होगा, ये हम कहना चाहते हैं। लेकिन आपने कहीं सुना फेक वैक्सीनेशन? ये सब संभव है तो पश्चिम बंगाल में संभव है, ये सब संभव है तो ममता जी के राज में संभव है, वह भी हमको समझना चाहिए। और इन्होंने बलराम भार्गव के बारे में कहा था कि दिसंबर तक वैक्सीन तैयार कर दोगे। ममता जी, आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं और दिसंबर भी आने वाला है। हम आपसे पूछेंगे किस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में वैक्सीनेशन एक एक लोगों की हुई है, और बचेगा और पिछड़ेगा तो पश्चिम बंगाल रहेगा। आपके अहम के कारण, आपके ईगो के कारण पीछे रहेगा, इस बात को समझना चाहिए। और टीएमसी के भ्रष्टाचार के कारण रहेगा, क्योंकि वहां फेक वैक्सीनेशन चल रही है, उसको भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, मैंने पहले भी कहा था कि कोरोना से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी ने हेल्थ इश्यूज़ के साथ साथ इकोनॉमिक इश्यूज़ को भी एड्रेस किया है और दुनिया ने इसको सराहा है। चाहे वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, सब ने सराहा है और ये भी कहा है कि वी शुड कॉपी मोदी मॉडल हु हैज़ एड्रेस्ड हेल्थ इश्यूज़ अलॉन्ग विथ इकोनॉमिक इश्यूज़। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 5 किलो गेहूँ या 5 किलो चावल
और 1 किलो दाल ये देने का निश्चय किया है। पहले मई महीने से लेकर के दीपावली तक दिया था और अभी भी मई महीने से लेकर के दीपावली तक देने का तय किया है। ये हम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बंगाल के लिए दूसरी किश्त में 1,80,551 मीट्रिक टन गेहूं जा रहा है। 1,80,551 और 1,20,368 मीट्रिक टन चावल बंगाल को दिया जा रहा है। पर हमारे को शौंका है कि यह गरीब जनता को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए मैं अपने कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि यह मोदी जी के द्वारा भेजा हुआ अनाज ये गरीब तक पहुंचे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इसको हर घर के गरीब तक पहुंचे, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। और हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि और हमारे जिला अध्यक्ष इसकी चिंता करेंगे। ये मैं आपसे जरूर निवेदन करना चाहूँगा। आत्मनिर्भर भारत में लगभग 20 लाख करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने तय किया। 12 मई 2020 को यह घोषणा की गई थी। 3 लाख करोड़ रुपए MSME सेक्टर, मीडियम एंड स्मॉल जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए ये कार्यक्रम लिया था। 1,10,000 करोड़ रुपए बांट दिया गया है। मैं बीजेपी के सांसदों से और विधायकों से निवेदन करूंगा कि आप MSME के ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों के साथ इंगेज होइए। आप देखेंगे कि किस तरीके से उनको सपोर्ट मोदी जी का मिला है। और आपसे मैं निवेदन करूंगा कि उनकी इस लास्ट माइल डिलीवरी में अगर कोई समस्या रह गई है तो उसको पता करके हमको बताने का आप ज़रूर जिम्मा लें। और मैं अरविंद मेनन और अमित मालवीय जी से निवेदन करूंगा, दिलीप घोष जी से निवेदन करूंगा कि इस काम को अपने हाथ में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ले और हर MSME सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन, ग्रुप्स के साथ बीजेपी का MP और MLA इंगेज करे। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से अभी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं। ममता जी का फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बाय एंड लार्ज जाली होगा, कागजों पर होगा, लेकिन हमको असल किसान को जोड़ना है। हम गए थे चुनाव में, हमने 1 मुट्ठी चावल मांगा है। हमने उनको प्रधानमंत्री सम्मान निधि देने का काम अपने हाथ में लिया है। उनकी हमने सारी समस्याओं को दूर करने का तय किया है। और यह इस काम में भी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होने वाला है। मैं यहाँ भी चाहूँगा कि दिलीप घोष, अरविंद मेनन और अमित मालवीय जी इस बात की चिंता करें कि इसमें भी हम अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, MPs को, MLAs को इंगेज करके इसको हम देने का काम करें। और यह भी सुनिश्चित करें कि इस एग्रीकल्चर सेक्टर में जो किसानों की ज़रूरत है उसको मोदी जी जो पूरा करना चाहते हैं वो धरती पर लगे। लगभग 2 लाख किसानों को 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ वो किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाना है और किसान क्रेडिट कार्ड के तहत दिया जा रहा है। उसमें भी हम अपना एक योगदान करें तो अच्छा रहेगा। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। एग्रीकल्चर की दृष्टि से एक समय में बजट 1,21,000 करोड़ था। आज 2.11 लाख करोड़ एग्रीकल्चर में खर्च हो रहा है। उसी तरीके से लगभग 20 लाख फार्मर्स हैं जिनको इसमें कुल मिलाकर के अगर देखें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में लगभग 10 करोड़ फार्मर्स को 1,36,000 करोड़ रुपए दिया गया है। और 14 मई को 9.5 करोड़ लोगों को 19,000 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट हुआ। और मुझे बहुत खुशी के साथ कहना पड़ता है कि आप लोगों ने जो चुनाव में 1 मुट्ठी चावल का जो अभियान उठाया था और जो हम लोगों ने किसान सम्मान निधि की बात कही थी, उसके आगे ममता जी को झुकना पड़ा है। और आज 72 लाख में से 20 लाख किसानों को हम 8वीं किश्त के 2,000 रुपए दे सके हैं। ये सफलता भारतीय जनता पार्टी का है जिसके आगे TMC झुकी है। इसको भी हमको समझना चाहिए। वो नहीं चाहती थी कि इनको मिले, लेकिन हमने लड़ाई लड़ करके इसको करने का प्रयास किया है। उसी तरीके से 3,000 रुपये मिनिमम प्रीमियम पर उनको पेंशन लगने वाली है। मैं चाहूँगा अगर हम 1 मुट्ठी चावल के लिए किसान के पास गए थे तो यह प्रीमियम भर करके उनको हम 3,000 रुपये साल का पेंशन दिलवाएं महीने का। इस बात की हमको चिंता करनी चाहिए और इसके लिए हमको काम करना चाहिए। हमने फर्टिलाइज़र पर लगभग 140% की DAP पर सब्सिडी दी है और जो 2400 में आता था वो 1200 रुपये में एक बोरी फर्टिलाइज़र आ रही है। इसकी भी चर्चा करनी चाहिए। नीम कोटेड जो हम लोगों ने यूरिया सप्लाई किया है
जिसके चलते अब यूरिया की कोई भी कमी नहीं रही है। इसके लिए भी हम लोगों को, जनता को और किसानों को आगाह कराना चाहिए और उनको बताना चाहिए। इसी तरीके से हम ये भी चाहेंगे कि ये जो स्वामित्व योजना है, इसमें ड्रोन से गाँव के प्रॉपर्टी का लेखा जोखा तैयार हो रहा है और उसको प्रॉपर्टी कार्ड दिया जा रहा है। मैं चाहूँगा कि यह कार्यक्रम भी वेस्ट बंगाल में अच्छी तरीके से होना चाहिए। अभी तक किसानों को अपनी ज़मीन का और ज़मीन के साथ साथ उनके मकान की प्रॉपर्टी को मकान को मॉर्गेज करने का अधिकार नहीं था। लेकिन ये प्रॉपर्टी राइट आने के बाद एक तो जालसाजी कम होगी, भ्रष्टाचार कम होगा और उनको स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी राइट्स मिलेंगे। इस बात को समझना चाहिए। अभी तक 7 लाख बेनिफिशियरीज को कार्ड बांटे जा चुके हैं। लगभग 4,923 166 डिस्ट्रिक्ट्स में ये काम चल रहा है और ड्रोन सर्वे 46,492 विलेजेस में चल रहा है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हम लोगों ने आयुष्मान भारत की शुरुआत की। लगभग 50 करोड़ लोगों को हमने उसमें जोड़ा है। 1.8 करोड़ लोगों ने इसका लाभ उठाया है। 23,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे बंगाल के 4.67 लाख करोड़ बेनिफिशियरीज इससे वंचित हैं। 4,67 लाख लोग वंचित हैं। मैं चाहूँगा कि हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको संदेश दें कि इस योजना से उनको वंचित रखने वाले और कोई नहीं, टीएमसी की योजना है। ये हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। मित्रों, समापन भाषण में मैं सिर्फ एक ही बात आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोगों ने सेवाई संगठन में बहुत अच्छा काम किया है और इस काम को जब सारी पार्टियां लॉकडाउन थी तो आप काम में जुटे रहे हैं और आपने अच्छा काम किया है। वैक्सीनेशन ड्राइव को अपना ड्राइव बनाइए और साथ ही साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को, इसको भी पूरी ताकत के साथ आप लागू करें। ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और इसलिए आपसे मैं चाहूँगा कि आप इस बात का प्रयास करें कि इस कार्यक्रम से हम अपने आप को जोड़ें। ये सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये मोदी जी का कार्यक्रम है, ये हमारा कार्यक्रम है, ये गरीबों के लिए कार्यक्रम है और इस गरीबों के लिए हमको आगे बढ़ कर के काम में जुटना है। सभी एमपीज और एमएलएज याद रखिए, मुझे मालूम है आपको कष्ट है। ये कष्ट आपके पास ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला है। ये लड़ाई लड़ी जाएगी। हाई पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। कानूनी कार्रवाई करेंगे, कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे, प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ेंगे और ममता जी के इस मानसिकता को प्रजातांत्रिक तरीके से नस्तो नाबूद करेंगे। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मित्रों, आपका ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा। आप लोग सुबह से बैठे हैं। मुझे समापन में बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बंगाल मैं जल्दी आऊँगा। अब मैं कहूँ क्या, आना तो अभी भी चाहता था, लेकिन आपके यहाँ लॉकडाउन, आपके यहाँ क्वारंटाइन, आपके यहाँ सब कुछ। ममता जी, ये कितने दिन, कौतो दिन ये चौलबे, बहुत दिन चलेगा नहीं। मैं आऊँगा और निश्चित रूप से बंगाल की धरती पर बंगाल की जनता पूरी तरीके से आगे बढ़ेगी और बंगाल पार्टी का यूनिट और हमारे विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में विधानसभा के अंदर इन सारी आवाज़ों को बुलंदी के साथ हम उठाएंगे, एक एक करके उठाएंगे और पूरी ताकत लगाएंगे। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। अगला भविष्य हमारा है, कोई रोक नहीं सकता। इसको हम आगे बढ़ाएंगे। कोई नहीं सोचता था कि हम 3 से 77 पहुंचेंगे और याद रखना, 300 से हम 200 पार कर, 77 से हम 200 पार करेंगे। हम बढ़ेंगे आगे, इस विश्वास के साथ चले हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बंगाल। অনেক অনেক ধন্যবাদ মাননীয় জেপি নাড্ডাজি মহাশয়কে। তিনি আমাদের আগামী দিনের পথ চলার রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যারা দিল্লিতে রয়েছেন